साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व आनंदित रहें। देखिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक सामूहिक जीवन में देशाटन का बहुत बड़ा महत्व है। देशाटन, भ्रमण, ट्रैवलिंग, इससे एकाएक आपको वो ज्ञान प्राप्त होते हैं जो किताब के द्वारा या आपसी परिचर्चा के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकते। वो दिव्य ज्ञान आपको सांकेतिक और प्रतीकात्मक चिन्हों के द्वारा भ्रमण के दौरान प्राप्त हो जाते हैं। आज ऐसा ही एक भ्रमण स्थल, पर्यटन स्थल, पर्यटक स्थल के लिए आज योजना बन रही है। मूल कारण ये है कि आज के तीव्र गतिमान समय में समय निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन जब एक साथ कई कार्य जुड़ जाएं तो फिर समय निकालना ही पड़ता है। आज हमारे रिलेशन में हमारे भतीजे श्री आकाश की शादी का आयोजन है और वो भी खजुराहो, एक जो ऐतिहासिक दिव्य स्थल है, वहाँ पर आयोजन का समारोह रखा गया है। तो उसमें आज शामिल होना है। तो चलिए, आज लखनऊ से अब प्रस्थान कर रहे हैं सपरिवार और खजुराहो आज शाम को शादी अटेंड करेंगे और इसके बाद दूसरे दिन आपको दिव्य भ्रमण कराएंगे। महानतम स्थापत्य कला के जो नमूने हैं और कुछ विवेचन के साथ ये कार्य करेंगे। जो भ्रम हैं, जो दुविधाएं हैं लोगों के मन में और जो एक कलुषित उनका विचार किया गया है, उन सब का भ्रम भी तोड़ने का प्रयास करेंगे और जो एक साकार और सरलता का विश्व ज्ञान वहाँ पर भरा पड़ा है, विश्व का अद्वितीय ज्ञान जो भरा पड़ा है, वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि मैंने एक शब्द का उपयोग किया है कि जो भाषा हम अपने मुंह से सामाजिक कारणों से, मर्यादाओं के कारण नहीं बोल सकते, वो चीज़ें प्रतीकात्मक रूप से भी समझाई जा सकती हैं। और जो प्रतीकात्मक ज्ञान है, जो इशारों का ज्ञान है, वही मूल भाषा है इस दुनिया की। देखिए, हो सकता है 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, पानी बदल जाता है, प्रकृति का नेचर बदल जाता है। एक खेत से दूसरे खेत में 20 किलोमीटर के बाद वही गेहूँ दूसरा उसका स्वाद होता है, चावल का दूसरा स्वाद हो जाता है। तो 20 किलोमीटर बाद परिवर्तन होता ही है। तो लेकिन जो मानवीय सांकेतिक भाषाएं हैं, प्राणी, जीव, जैसे अगर कोई जानवर है, बार बार जीभ निकाल रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो प्यासा है। अगर बाएं बाएं बोल रहा है तो वो भूखा है। तो जानवरों की भी भाषा है, इसी तरह मानव की भी भाषा है। और प्राकृतिक और जो नेचुरल भाषा है वो अखंडनीय है, वो अजर है, वो अमर है। वही प्रतिरूपण यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से किया गया है दिव्यता के साथ। वास्तव में 9वीं शताब्दी से लेकर और 11वीं शताब्दी तक जो ये निर्माण स्थापत्य का हुआ, ये विश्व में अद्वितीय चीज है। इसकी तुलना नहीं हो सकती पूरे विश्व में कला और स्थापत्य और वास्तु के दृष्टि से। ये आज मेरा बड़ा संयोग है कि आज मैं उनके दर्शन करूँगा, देखूँगा और उस पर विवेचन करूँगा। आज परम सौभाग्य है कि आज मैं ऐतिहासिक स्थली खजुराहो के लिए लखनऊ से रवाना हो रहा हूँ। लखनऊ से ऐतिहासिक नगर खजुराहो के लिए जब निकलते हैं तो रास्ते में आगे फतेहपुर और फतेहपुर से पहले ये पावन गंगा जी का ब्रिज पड़ता है। सामने देखिए ब्रिज से निकल रहे हैं और ये पहला पड़ाव है लखनऊ से। तो चलिए, थोड़ा बहुत रुकते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं और फिर आगे की रास्ता पार करते हैं। देखिए, अब दूसरे पड़ाव के भी आपको दर्शन करा दें, क्योंकि प्राकृतिक अगर नेचुरलिटी कुछ दृश्य अच्छे मिलते रहते हैं, मनोरम, तो थकान कम होती है। ये पावन सूर्य तनया यमुना जी है। ये रास्ते में जब बांदा, अब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रह गया है, फतेहपुर से जब बांदा के लिए चलते हैं तो ये यमुना जी उठती है। और देखिए, सूर्य भी ढलने को आ गए हैं और
बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर पानी भी यहाँ पर यमुना जी का काफी स्वच्छ है और बहुत बड़ा पड़ाव है। यमुना जी कालपी के बाद यहाँ निकल के आती हैं तो काफी बड़ा रूप हो जाता है। प्रयागराज में फिर संगम होगा यमुना जी का, वो तो सभी लोग जानते ही हैं। शादी समारोह में शामिल होने के लिए मैं खजुराहो की ऐतिहासिक जगह आ गया हूँ। ये साइना होटल है, यहाँ पर इंतजाम है और उसकी कुछ झलकियाँ आप लोग देखकर आनंद लीजिए। और बहुत अच्छी मनोरम व्यवस्था है, रमणीक व्यवस्था है। और ये एक ऐतिहासिक जगह में इस तरह के जब अच्छे प्रोग्राम होते हैं, शादी समारोह वगैरह या अन्य कोई मीटिंग, तो कई कार्य इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो समारोह में शामिल होइए और दूसरे ऐतिहासिक पर्यटक स्थानों को भी देखिए और आनंद लीजिए। तो चलिए, सुबह मॉर्निंग में आपको पर्यटक स्थल भी दिखाए जाएंगे। अभी तो फिलहाल आप ये रमणीकता देखिए शादी समारोह की। परंपराओं के तहत साफा के बांधने की व्यवस्था है और साफा बांधा जा रहा है। ये कौन सी स्टाइल में भैया आप साफा बांध रहे हैं? ये वाला राजस्थानी। क्या शुभ नाम है आपका? श्रीकांत। अरे वाह मिश्रा जी, बहुत अच्छा भाई। तो क्या आप राजस्थान सीखने गए थे? ग्वालियर गए। अच्छा, ग्वालियर गए थे आप सीखने। खजुराहो शहर में रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज्म ने हर जो पर्यटक स्थान हैं वहाँ पर अपने खुद के होटल्स या रेस्टोरेंट बना रखे हैं। और ये पायल होटल है, इसमें हम लोग आज स्टे किए हैं रात में। श्री आसिफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आसिफ साहब बहुत ही मधुर और अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं ये, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी खजुराहो के संबंध में कि यहाँ पर विशेष लगभग कितने मंदिर हैं साहब यहाँ? यहाँ पर 3 ग्रुप में मंदिर है। अच्छा। वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। अच्छा। सब मिला के करीब 24 मंदिर हैं जो यहाँ घूमने अच्छा जाते हैं। आप तो रहने वाले प्रमुख नगरी महोबा, उत्तर प्रदेश। महोबा, जिसका नाम आल्हा उधल जी के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, आपसे मिलके आसिफ जी बहुत खुशी हुई। अब हम लोग प्रातः खजुराहो के दर्शनीय स्थलों में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर 9वीं और 10वीं शताब्दी के स्थापत्य कला के अद्भुत मंदिर व भव्य इमारतें, जिनको आज की भाषा में देवस्थान बिल्डिंग्स कहा जाए, वो स्थापित हैं। तो चलिए, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्राकृतिक अद्भुत सौंदर्यता है, रमणीकता है। वास्तव में यही एक भारत की और देशाटन की, हमारे अच्छे देशाटन की एक पहचान है। जगह व जगह सड़कों के किनारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की सूचनाएं लगी हुई हैं, जिनमें भारत के अधिनियमों को अच्छी तरह से समझाया गया है। खजुराहो पर्यटक स्थल पर प्रकृति की भी अद्भुत छटा है और सौंदर्यता है। किनारे किनारे अच्छे तालाब या झील टाइप वो बने हुए हैं स्थान, और उनका पानी भी बड़ा निर्मल और स्वच्छ है। तो यहाँ प्रकृति का भी अच्छा संरक्षण है। और धीरे धीरे अब हम उन देव स्थानों की तरफ बढ़ रहे हैं जो भारत की प्राचीन और मध्यकालीन स्वर्ण युग को जीवंत कर रहे हैं। देखिए, दुनिया तो चलायमान है, आती जाती रहती है, लेकिन जो ये कृतियाँ हैं वो हमेशा हमेशा के लिए जीवंत रहती हैं। तो ये उन्हीं के नमूने हैं। भारत का एक तरह से चंदेल युग का ये एक स्वर्ण युग था, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से सामने आप देख रहे हैं। देखिए, आज प्रातः का समय है और हम खजुराहो नगर में इसमें मौजूद हैं, और अब मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ विश्व की अतुलनीय धरोहर, जिसकी
कोई तुलना नहीं हो सकती पूरे विश्व में, जिसके ज्ञान की, जिसकी वैज्ञानिकता की, जिसके दर्शन की, जिसके प्राकृतिक प्रतिरूपण की कोई तुलना नहीं पूरे विश्व में। उस जगह में बढ़ रहा हूँ और मैं कभी कभी सोचता था कि मैंने प्रारंभिक शिक्षा में इतिहास ऐसे सब्जेक्ट को क्यों पसंद किया और क्यों अध्ययन किया, लेकिन आज मैं पा रहा हूँ कि शायद वो अध्ययन अगर मैंने ना किया होता तो मैं इतने अच्छे रूप से ये इन प्रतीकात्मक प्रतिरूपणों को शायद ना समझा पाता, शायद इन शैलियों का वर्णन अच्छी तरह ना कर पाता। लेकिन कुछ इतिहास का छोटा मोटा ज्ञान होने के कारण चलिए ब्लॉग को पूरा जरूर सुनिए और यहाँ की वैज्ञानिकता को देखिए और सारे भ्रमों को तोड़ दीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। देखिए, दर्शन के साथ और सामाजिकता के साथ इसका अगर विवेचन करेंगे साथ में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, तो इसमें बहुत ही ज्ञान आएगा और अतुलनीय ज्ञान जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि इनका ये क्षेत्र है जिसमें बुंदेलखंड जिसे अब कहा जाता है, अति प्राचीन काल में इस क्षेत्र को वत्स क्षेत्र कहा जाता था। फिर कालांतर में एक चंदेलों में जयजा नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, जिसके कारण फिर इस पूरे भूभाग को जयजात भुक्ति प्रदेश कहा जाने लगा। देखिए, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ही ऊर्जावान अनादिकाल से रहा है। देखिए, इससे करीब 50-100 किलोमीटर के अंदर में निम्न महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। इससे आप समझ जाएंगे। चित्रकूट, जहाँ भगवान प्रभु श्री राम जी ने अपना कर्म स्थान बनाया। कालिंजर, जिसने इतिहास का यदि आपने अध्ययन किया हो तो सबसे बड़ा परिवर्तन आक्रमणताओं का और भारत की राजनीतिक स्थिति का कालिंजर में हुआ। कालिंजर का दुर्ग अजेय दुर्ग माना गया और शेरशाह सूरी का एक युद्ध में देहावसान हुआ उसी कालिंजर में, और राजनीतिक स्थितियां पूरी तरह से परिवर्तित हुई। फिर इसके बाद इसी क्षेत्र में ओरछा, जो जहां राजा राम जी के रूप में भगवान प्रभु राम विराजमान हैं। इस तरह से ये क्षेत्र एक ऊर्जावान है और दुनिया को एक अभेद ज्ञान हमेशा देता रहा है। ये भी जब पूरी दुनिया, देखिए आज अगर आप यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, तो क्या उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, भारत के नागरिकों पर नहीं पड़ रहा है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो पड़ ही रहा है। इसी तरह यदि आप अध्ययन करें तो 7वीं शताब्दी से दुनिया में कुछ विदेशी आक्रांता हुए जिन्होंने कई सभ्यताओं को, मेसोपोटामिया ऐसी सभ्यताओं को समाप्त कर दिया। कब? 9वीं शताब्दी में ही, जब दुनिया में पूरा विध्वंस चल रहा था, कई सभ्यताएं समाप्त कर दी जा रही थीं, एक तरह से प्रचंड रूप चढ़ रहा था आक्रमणकारियों का। उस समय भारत में स्थापत्य और रचना और ज्ञान का एक स्वर्णकाल चल रहा था। ये स्वर्णकाल ही है। एक मकान बनाना तो मुश्किल की बात है और इतना बड़ा निर्माण करना, 22 किलोमीटर में 85 मंदिरों का निर्माण करना, ये एक राजा का काम नहीं है। इसमें चंदेल वंश में यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, जयजा आदि महान शासक हुए जिन्होंने जनता को एक स्वर्ण युग प्रदान किया। और ये स्वर्ण युग का ही प्रतीक है कि जब पूरा विश्व जल रहा था, ईरान, इराक, बगदाद सारी सभ्यताएं समाप्त होती जा रही थीं, उस समय ये भारत में स्थापत्य का विश्वविख्यात ये मंडन हुआ। चलिए अब मैं समय का ध्यान रखते हुए आपको कुछ प्रमुख चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इतना बड़ा ज्ञान है, इतना बड़ा विज्ञान है कि आज की तारीख में पूरी भारत की इंजीनियरिंग लगी हुई है कि किसी तरह अयोध्या में जो प्रभु राम
का जो विशाल मंदिर बन रहा है, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक वास्तुकला, आर्किटेक्ट का पूरा पालन किया जा रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ी मनोकामना जो वहाँ के मैनेजमेंट हैं और जो वहाँ के सर्वा हैं, उनकी ये है कि किसी तरह सूर्य भगवान की किरण भगवान श्री राम जी के विग्रह पर पड़े। और इसके लिए पूरी भारत के विशेषज्ञ आर्किटेक्ट सब इकट्ठे हैं और मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई विकल्प नहीं निकल पाया है। मैं उनको सजेशन दे रहा हूं कि वो आज ही टिकट कराएं अपना खजुराहो के लिए, और श्री लक्ष्मण मंदिर जो श्री विष्णु जी को समर्पित है, वहाँ आके ज्ञान प्राप्त करें कि किस तरह से जो मंदिर का जो आप देखेंगे, देखिए उस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ गाइड विदेशियों को ये बात दिखा रहे हैं, प्रतिबिंबित कर रहे हैं। मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने उसको अपने कैमरे में कैद किया है, और मैंने खुद प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि वहाँ सुबह से लेके प्रातः जब सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त तक जो सूर्य की किरण है वो विग्रह के ऊपर पड़ रही है, जबकि विग्रह बहुत डीप गर्भगृह में स्थित है। ये टेक्नोलॉजी है। ये वहाँ पर पहले एक फ्लैश होती है और फ्लैश होने के बाद वो रोशनी विग्रह के ऊपर पड़ती है। वही टेक्नोलॉजी का पालन यदि अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर में किया जाएगा तो उस समस्या का समाधान हो। पूरी टीम आए, सर्वे करे और 9वीं शताब्दी के उस महान ज्ञान से ये ज्ञान प्राप्त करे। अब इस समय हम आ गए हैं भव्य और जो स्थापत्य का अद्भुत नमूना है लक्ष्मण जी के देव मंदिर में। सामने देखिए लोग दर्शन करने जा रहे हैं और मैं भी सीढ़ियां चढ़ते हुए अब आगे बढ़ रहा हूँ। किया जा रहा है ये कभी गंगा जी के बगल से वो पानी टाइप के दिख रहा है, देखेंगे तो भी सांकेतिक। अब मैं इसमें मंदिर के अंदर आ गया हूँ। देखिए स्थापत्य कला की विशेष आप वो देखिए, कुछ यहाँ पर अंधेला है और ये देखिए ये नागर शैली से बने हुए हैं और इसमें मथुरा और वृंदावन के उसका भी विशेष नमूना लिया गया है, विशेष स्थान दिया गया है। अब मैं इसमें गर्भगृह में जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति है उन्हीं के सामने जो चबूतरा बना हुआ है जिसमें सूर्य जी का प्रतिबिंब पड़ता है और जो रिफ्लेक्ट होके भगवान की विग्रह पर प्रकाश जाता है। देखिए यहाँ लोकल गाइड लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं, उनको अच्छी तरह से समझा रहे हैं और हमारे कुछ भारतीय भाई बंधु हैं उनको भी समझा रहे हैं। कुछ हिंदी में भी बोल रहे हैं, कुछ इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। सबको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन वार्ता इसी बात की है कि सन फिजिक्स सिस्टम के आधार पर सन का रिफ्लेक्शन किस तरह से पड़ रहा है। una cabeza ese se llama Narsing, una cabeza de caballo. Mira, es el luz. Para ver ahí, alrededor ahí tiene oscuro, लाइट आ रही है dentro वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और आपको देखिए भगवान दिखने लगे। देख रहे हैं? आइए सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। ये देखो देर आ गया, ठीक है? फिर मूव करो। ये देखिए ईस्ट फेसिंग है तो मॉर्निंग में तो लाइट आ रही है, लेकिन जब सनसेट पे आओगे तब भी लाइट आएगी। तो वेंटिलेशन ऐसे डिजाइन किए हैं जिससे कि लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो और आपको पूरे दिन भगवान दिखते रहे। और फिजिक्स से दिखाओ एप्पल दिखाओ। अरे यार ऐसे क्रॉस करता सेब गिरेगा। देखो अंधेरा है ना, ये देखो फिजिक्स। कौन पढ़ा है फिजिक्स? कोई पढ़ा है फिजिक्स? हाँ फिजिक्स पढ़े हो? हाँ ठीक है, सब पढ़े हो तो ठीक। फिजिक्स में कहते हैं जब एक छोटे से होल से रोशनी को प्रविष्ट कराते हैं वो टकरा कर रिफ्लेक्ट होते हैं। देखो ऐसे लग रहा है जैसे स्पॉटलाइट की हो, अंधेरे में खींची है फोटो, देख रहे हो? फिर भी देखो ऐसे ब्राइटनेस कैसी है। ये क्या है? ये लाइट को वो दिखा रहा है, देख रहे हैं? और इतने अंधेरे में ये फोटो आना मतलब समझिए कितनी टॉप की टेक्निक है। जल्दी बैठो चारों लोग, जल्दी जाओ।
जल्दी जाओ। हाँ नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठो, जल्दी बैठ जाओ यार। गाइड साहब अपना शुभ नाम बताते हैं जरा कृपया। सत्येंद्र श्रीवास्तव। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो बस आ जाओ, चलो आप लोग इंजीनियर तो वहीं उसी समय गए। ये सन रिफ्लेक्शन की वैज्ञानिक खोज आज के समय की नहीं है। आज के समय में तो अभी हमारे वैज्ञानिक और वास्तुविद अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर के निर्माण में जूझ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और कोई निराकरण नहीं निकाल पा रहे हैं। ये 9वीं शताब्दी में हुआ है, जब विज्ञान नाम की चीज़ नहीं थी, जब फिजिक्स ऐसा वर्ड पूरी दुनिया में नहीं था, तब भारतीयों ने ये महान खोज कर ली थी। यही विज्ञान यहाँ छिपा हुआ है। ऐसे कई रहस्य हैं, इन रहस्यों को यहाँ जानना साधारण मानव के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ दुनिया का बड़ा सांसारिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, जीव ज्ञान, सभी ज्ञान यहाँ रहस्यों के साथ छिपे हुए हैं और जिनको मूर्तियों के आधार पर पूरी दुनिया को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन कुछ कुंद बुद्धि के लोग जिन्होंने सिर्फ एक पक्ष को रखकर उसी को हाईलाइट किया है, ये उनका कुचक्र हो सकता है कि भारत का ज्ञान एक सीमित रहे और पूरी दुनिया में ना फैल पाए। शायद यही उद्देश्य होगा। अब आगे फिर देखिए। मैंने तो अपने भ्रमण में यही पाया कि सबसे बड़ा विज्ञान और वास्तु का दृष्टि से जो इतनी बड़ी कृतियाँ बनी हैं और सांसारिक दृष्टिकोण से खजुराहो अजर अमर है। और जब दुनिया अपने विकराल रूप से भयाक्रांत थी, तब यहाँ रचनात्मकता और सृजनात्मकता का बीज बोया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि आक्रांताओं ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। आक्रांताओं ने अपनी टेढ़ी नज़र इस क्षेत्र पर भी रखी और जो विग्रह है विष्णु जी का लक्ष्मण मंदिर में, उसको खंडित कर दिया। अन्य मंदिरों को वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने मिट्टी डाल के और ढक दिया था और वहाँ पर पेड़ों का लगा दिए गए थे, जिससे सभी लोग ये समझें कि यहाँ पर जंगल है। और इस तरह इस महान रचना का, महान विज्ञान की वो हमारे क्षेत्रीय लोग रक्षा कर पाए। और क्षेत्रीय लोगों ने समय समय पर आक्रांताओं का मुंह तोड़ जवाब दिया। यहाँ पर कोई भी आक्रांता कभी स्थायी रूप से सफल नहीं हो सका। उन विपरीत स्थितियों में भी मतंगेश्वर के पास एक सुरंग के रूप में प्रतिदिन वहाँ क्षेत्रीय जो पुजारी थे वो पूजा करते रहे। अंग्रेज़ों को जब जानकारी आई, क्योंकि अंग्रेज़ों की प्रवृत्ति खोजी थी, उन्होंने भारत की प्रत्येक पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने ज्ञान, विज्ञान और जो भी उस तरह की रहस्यमयी चीज़ें थीं, उनको खोजने का भरसक प्रयास किया। वो प्रयास इसलिए भी किया कि कुछ सबसे बड़ी जो मतलब उनकी वो थी खोज की दृष्टि, जो चोर नज़र थी, वो ज्ञान की प्राप्ति की थी। सत्य बात तो ये है। और वो ज्ञान ले जाके उन्होंने अपने लंदन में और इंग्लैंड में सृजित किया और उसी से वो आज भी परिपक्व हैं, उसी ज्ञान से। इसका प्रमाण ये है कि सन 1852 से 85 तक पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा खोज या सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक और पुरातत्व की जानकारी और संरक्षण वास्तव में अगर किसी ने किया है तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारत के उस समय सर्वोसर्वा थे, उन्होंने एक विशेष अभियान चलाकर किया। और उसी में खजुराहो की ये पुरानी कलाकृतियाँ जो मिट्टी से और जंगलों से दबी पड़ी थीं और सुरक्षित थीं, उनको उन्होंने निकाला। वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये बात छोड़ना चाहिए, भूलना चाहिए कि वो अंग्रेज़ थे, लेकिन वो वास्तव में इतिहास के संरक्षण व संवर्धन के एक अच्छे व्यक्ति थे। मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने पूरी भारत की संस्कृति को निकाल कर बाहर रखा। कनिंघम में ये एक विशेष भारत के प्रति प्रेम भी रहा और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में इस बात को लिखा भी है। खजुराहो के सारे मंदिर नागर शैली से बने हैं और जो मथुरा की वास्तु शैली है उससे प्रभावित हैं।
उसी व्यू से बने हैं। हर उसमें एक विशेष गर्भगृह बनाया गया है, फिर मंडप बनाया गया है और फिर परिकोटा बनाया गया है। ये नागर शैली की एक विशेषता है। नागर शैली भारत की प्राचीनतम शैलियों में वास्तु और स्थापत्य शैली का अद्वितीय श्रेणी का एक श्रृंखला वाइज इसमें विकास होता रहा। और ये सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये लाल बलुई मिट्टी से सारी मूर्तियां और मंदिरों का निर्माण हुआ है। ये देखिए कितनी बड़ी इंजीनियरिंग है, कितनी बड़ी वास्तु श्रेणी है कि वो अभी तक यथावत है। इतने दुर्गम, इतने विपरीत स्थितियों में भी वो आज की तारीख में सुरक्षित हैं, जो हजारों साल, मतलब अगर आप 100 वर्ष भी कह दें कि वो मिट्टी और घने जंगलों में दबी रहीं और सुरक्षित रहीं, उनको जानबूझ के आक्रांताओं से बचाने के लिए सुरक्षित किया गया था, क्योंकि ये तोड़ने पर आमादा थे। तब क्षेत्रीय जनता ने इस तरह का कार्य किया और उन्होंने फिर भी आक्रमण किए, लेकिन वो जंगल और निर्जीव जगह को छोड़ देखकर वो खजुराहो से वापस हो गए। इन्हीं राजनीतिक परिवर्तनों के कारण फिर चंदेलों ने अपनी राजधानी को महोबा बनाया और परमल इनके चंदेल वंश के आखिरी सम्राट थे, जिनके समयकाल में आल्हा ऊधल, जिनकी कहावत है आल्हा ऊधल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार, ये वही बुंदेलखंड का अमरता है जो जन जन में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में व्याप्त है। देखिए, इस गौरव गाथा को, इस विश्व धरोहर को हम भारतीय लोग विश्व पटल पर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और इसकी सकारात्मकता और सृजनात्मकता को पूरे विश्व में व्याप्त नहीं कर पाए। ये हम भारतीयों की थोड़ी सी नकारात्मक शैली है, इसको दूर करना होगा। आज के वैश्विक युग में आप माने या न माने, भारतीय संकोची होते हैं, अपनी बात को प्रखरता से और बल से नहीं रख पाते विश्व पटल पर। इस कमी को हमें दूर ही करना पड़ेगा। यदि कनिंघम ने ये खोज न की होती तो वास्तव में ये जंगल और मिट्टी के नीचे ये महान कृतियां दबी ही रहती, ये पूरा इतिहास दफन ही हो जाता। अब यद्यपि आप आकलन कर लें पूरे विश्व के स्तर पर, तो वर्ष 1986 में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखा यूनेस्को ने इसको मानवता के लिए एक महान संदेश घोषित किया और एक सृजनात्मक और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी के लिए इसको उद्धृत किया और विश्व धरोहर में इसको रजिस्टर्ड किया। भारत के अन्य चीज़ें भी रजिस्टर्ड हैं विश्व धरोहर में, लेकिन खजुराहो का अपना अलग स्थान है। वास्तव में ये मानव संस्कृति, मानव सभ्यता की एक अनूठी मिसाल है। मैं तो भारत सरकार को वर्तमान समय में ये एक सलाह दूंगा कि वर्तमान में भारत सरकार का बड़ा सौभाग्य है कि वो G20 ऐसे वैश्विक संगठन का इस समय अध्यक्ष है और भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उसके पास सार्थक मौका है, ये अवसर है और इस अवसर को पूरे सकारात्मकता के साथ विश्व पटल पर रखना चाहिए। अभी हाल में यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है, G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। सभी राष्ट्राध्यक्ष पूरे 20 महानतम देशों के यहाँ पर मौजूद होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक, सभी के प्रमुख होंगे। उन सबको यहाँ देशाटन कराया जाए खजुराहो में, तब इस भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर हम स्थापित कर सकते हैं और एक जो मानवता के सांसारिक विषयों को लेकर और अटूट ज्ञान, अलख ज्ञान जिसे कहा जाए, जिसे अद्वितीय कहा जाए, जिसकी कोई तुलना नहीं है, वास्तु और स्थापत्य और अन्य कलाओं की दृष्टि से, वो पूरे विश्व पटल पर वैभव के साथ स्थापित की जाए। इसी के साथ हमारा ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, अब मैं यहीं समापन कर रहा हूँ और जो महत्वपूर्ण मंदिर, महत्वपूर्ण स्थान, कलाकृतियाँ और वो हैं, उनके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगा। आप ज़रूर हमसे जुड़े रहिए और इसी तरह ऐतिहासिक विषयों पर, अन्य सामयिक घटनाओं पर
बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती करते रहिए और अपना सजेशन भी कमेंट के द्वारा हमको अवगत कराइए, जिससे अगर कहीं भी कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाए। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना। और वास्तव में ये प्रकृति का आनंद है और खजुराहो एक अमर गाथा है, अमर गाथा, जिसे हमेशा हमेशा के लिए अमर रखना हम सब भारतीयों का दायित्व है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।